सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी उद्गम सीरीज के लेक्चर्स आप देख भी रहे हैं और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज में आप बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और आज का एक लेक्चर है जो हम करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मक्स एंड डी मक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कम्युनिकेशन को समझना है, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना है कि आप जो फोन पे बात कर रहे हैं या फिर जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है उसको स्टडी करना चाहते हो, तो मक्स और डी मक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं आज के टारगेट की, हम करने क्या क्या वाले हैं, हम लोग दोनों ही स्टडी करेंगे, मक्स भी और डी मक्स भी। मक्स जो है आपका आपका लोकेट होता है कहाँ पर? मक्स आपका लोकेट होता है सेंडर वाले पार्ट पर। किस पर? सेंडर वाले पार्ट पर। एंड डी मक्स आपका कनेक्ट होता है रिसीवर वाले पार्ट पर, रिसीवर वाले पार्ट पर, है ना। ये अगर मक्स है तो ये मेरे पास क्या है? डी मक्स है। ये क्या है? डी मक्स है, ठीक है। लेकिन ये सब समझने से पहले कि सेंडर पे मक्स लगा दी, रिसीवर पे डी मक्स लगा दें, ये सब है क्या, पहले ये तो समझा जाए कि मेरा क्या रोल है। अगर मैं मक्स मैंने सेंडर पे लगाया तो उसका क्या मतलब है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? मल्टीप्लेक्सर की। तो हेडिंग डाल लेते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर है क्या? बेसिकली एक ऐसा डिवाइस अगर हम रिप्रेजेंट करें एक ब्लॉक डायग्राम से, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सारे इनपुट में से एक आउटपुट से कनेक्ट करता है, बहुत सारे इनपुट्स को एक आउटपुट से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, लेट्स से 7 है, 4 है, वो मैं बताऊंगी कि क्या करना है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उस चीज के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर लेट्स से मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं, I0, I1, I2, I3, इस तरह से मेरे पास सीक्वेंस में कुछ इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है मेरी। तो सबसे पहली बात जो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि मेरे मक्स होता क्या है या मल्टीप्लेक्सर मेरा होता क्या है, जो बहुत सारे इनपुट्स को एक आउटपुट से कनेक्ट करे। यानी कि अगर इसको मैं नाम भी देना चाहूं तो मैं क्या कहूंगी? मैनी इंटू वन का नाम दूंगी, ठीक है, कि बहुत सारे इनपुट्स को एक आउटपुट से कनेक्ट करे। अब ये बहुत सारे इनपुट्स आउटपुट में क्या जाने वाला है, इनमें से कौन सी कनेक्ट होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो गई है। अब इनमें से कौन सी एक इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर होगी, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा सिलेक्शन लाइन के थ्रू। सिलेक्शन लाइंस के थ्रू, ठीक है। सिलेक्शन लाइंस के थ्रू मतलब ये लाइंस बताएंगी कि इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर होगी। ये लाइंस बताएंगी कि कौन सी इनपुट आपके आउटपुट में ट्रांसफर होगी, इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनपुट ज्यादा है, एक आउटपुट है, पर कितनी इनपुट पॉसिबल है ये भी देखेंगे और सिलेक्शन लाइन कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। सपोज हमारे पास क्या है? 2n इनपुट्स है, 2n इनपुट्स हैं। आउटपुट तो एक ही रहेगी क्योंकि एक से ही कनेक्ट होगा, एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट ही ट्रांसफर हो सकती है आपके पास आउटपुट, ठीक है। तो एक आउटपुट रहेगी। तो जो ये 2n है, इतनी इनपुट्स होंगी, इनमें से कौन सी जाएगी, वो मैंने कहा कि सिलेक्शन लाइन के बेसिस पे जाएंगे। अब सिलेक्शन लाइन कितनी होनी चाहिए? सिलेक्शन लाइंस मेरी होनी चाहिए n। सपोज अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पास 8 इनपुट हो, सपोज इफ आई वॉन्ट 8 इनपुट्स, अगर मैं 8 इनपुट चाहती हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 को मैं क्या लिखूं? 2⁻³ लिखेंगे। तो जो ये पावर में आया है n, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 3 है।
तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, सिलेक्शन लाइन कितनी चाहिए होंगी आपको, 3 सिलेक्शन लाइंस चाहिए होंगी। कितनी, 3 सिलेक्शन लाइंस चाहिए होंगी। और ये सिलेक्शन लाइन ही डिसाइड करेगी कि इनपुट में से कौन सी इनपुट आपके आउटपुट में ट्रांसफर हो जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब इस मल्टीप्लेक्सर को नाम क्या दूंगी, सपोज 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है, 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो इस मल्टीप्लेक्सर को नाम दूंगी मैं 8x1, 8x1 मक्स। नाम इस तरह से दिया जाता है। जब भी आप मल्टीप्लेक्सर देखेंगे तो उसके साथ एक नंबर लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा, सपोज 4x1 लिखा हो सकता है, 8x1 लिखा हो सकता है, 16x1 लिखा हो सकता है, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखे हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो पहला वर्ड है ये आपको बताता है कि इनपुट्स कितनी हैं, ये आपको ऑब्वियसली आउटपुट बताते हैं क्योंकि एक ही आउटपुट है। और इस नंबर से आप सिलेक्शन लाइन भी निकाल सकते हैं, वो भी देख लिया हमने कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 4x1 मक्स है, यानी कि 2^2 मक्स है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मतलब 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए होंगी। क्या चाहिए होगा, 2 सिलेक्शन लाइंस चाहिए होंगी। समझ आती है। 8x1 के लिए तो हमने देख ही लिया अभी। 8 को कैसे लिखेंगे, 2^3x1, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। सिलेक्शन लाइन कितनी चाहिए होंगी, 3 सिलेक्शन लाइंस, 3 सिलेक्शन लाइंस। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 4 इनपुट है, 4 इनपुट है, तो 2 वेरिएबल से काम चल जाएगा। 2 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन अगर 8 है ना कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन है, तो मेरे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, मिनिमम 3 वेरिएबल होने चाहिए, तब जाके मैं 8 तक को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, तब जाके मैं 8 तक को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। अच्छा, एक बात, अब अगली बात कि मल्टीप्लेक्सर यूज कहां पर होता है। मल्टीप्लेक्सर यूज होता है, मल्टीप्लेक्सर का अगर बात करी जाए, कुछ खास बातें लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि ये 2^n=1 मक्स है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही रहेगा, 4x1 मक्स होगा, 8x1 मक्स होगा या 16x1 मक्स होगा, इनमें से ही कोई एक मक्स होने वाला है आपका। इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये यूज किया जाता है बेसिकली कम्युनिकेशन में। कैसे, एक ही लाइन है आपके पास ट्रांसमिशन के लिए, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं अपना डेटा लोड करना, बहुत सारे लोग चाहते हैं अपना डेटा लोड करना, तो किसका डेटा लोड होगा, किसका डेटा लोड होगा, वो डिसाइड करेंगे कुछ सिलेक्शन लाइंस। और उन सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पे, उन सिलेक्शन लाइंस के बेसिस पे किसी एक का डाटा उस पर्टिकुलर टाइम पे लोड हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मल्टीप्लेक्सर को आप यूज करते हैं सेंडर वाले पार्ट पे, मल्टीप्लेक्सर को आप यूज करते हैं सेंडर वाले पार्ट पे, इसीलिए मैंने इसको कहा ये सेंडर वाला पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, सेंडर वाला पार्ट है। अच्छा, और खास बात लिखूं, और खास बात ये है कि मल्टीप्लेक्सर जो है ना अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रही हूं। मल्टीप्लेक्सर अपने आप में फंक्शनली कंप्लीट है। क्या मतलब है मैम फंक्शनली कंप्लीट का, ये क्या फालतू की बात है। फंक्शनली कंप्लीट समझ में ही नहीं आया। फंक्शनली कंप्लीट मतलब बुलियन लॉज में, बुलियन अलजेब्रा में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन आप मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। सब ऑपरेशन आप मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि आपको एडिशनली कोई और कुछ भी नहीं लगाना, कोई और सर्किटरी लगानी ही नहीं, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्किटरी, विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्किटरी मैं मल्टीप्लेक्सर से जो चाहूं वो बना सकती हूँ। मैं मल्टीप्लेक्सर से जो चाहूं वो बना सकती हूँ। मुझे नीड है एंड गेट की तो मैं एंड गेट बनाऊंगी, मुझे नीड है और गेट की तो मैं और गेट बनाऊंगी, और मुझे नीड है अगर नॉट गेट की तो मैं वो भी बनाऊंगी, बट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा के। इसीलिए मैंने कहा कि मल्टीप्लेक्सर जो है आपका वो क्या है, फंक्शनली कंप्लीट है। मल्टीप्लेक्सर क्या है, फंक्शनली कंप्लीट है। अब चलिए शुरू करते हैं।
एक बार बनाते हैं 4x1 मक्स, 4x1 मक्स बनाते हैं। ठीक है, 4x1 मक्स बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक ब्लॉक, फोर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2⁻² इंटू 1। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 2। मान लिया ये दो सिलेक्शन लाइन है, मान लिया ये दो मेरी क्या है, सिलेक्शन लाइन है, ये दो मेरी कैसी है, सिलेक्शन लाइन से। अब सिलेक्शन लाइन जो बनाई है मैंने, मान लिया कि ये S0 है और ये क्या है, S1 है, ये दो सिलेक्शन लाइंस मान ली। अब इनपुट मेरी कितनी है, I1, I0, I1, I2 और I3। ये मेरे पास 4 इनपुट्स हैं, ये मेरे पास क्या है, 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, ये 4 क्या है मेरे पास, इनपुट्स हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अब क्या जाना है, क्या जाना है आउटपुट में, वो कैसे डिसाइड होगा। एक बार ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मैंने कहा ये सिलेक्शन लाइंस हैं, एक बार ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सिलेक्शन लाइंस के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल, ये आपकी आउटपुट है और ये मक्स कैसा है, 4x1 मक्स बना रहे हैं हम। ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल क्या कहती है, क्या कहती है ट्रुथ टेबल। अब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं इनपुट्स का और उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट को ड्रॉ करते हैं। किसी भी सर्किट की अगर आपको ट्रुथ टेबल लिखने को बोला जाए, उसका मतलब ही यही है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखिए इनपुट के और उसके रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आ रही है वो लिखते जाइए। ठीक है, हमारे पास क्या है इनपुट्स में, हमारे पास इनपुट्स में क्या है, हमारे पास इनपुट्स में है देखिए यहां पर हमारे पास है S0 या फिर S1, S0 और यहां पे इनपुट मुझे नहीं पता कौन सी, मुझे नहीं पता कौन सी, बट कोई तो है, मुझे नहीं पता कौन सी बट कोई तो है। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगी आउटपुट कि कौन सी इनपुट मेरी आउटपुट में ट्रांसफर होगी, वो मैं लिखूंगी। ठीक है, अब मेरी बात देखिए, अब मेरी बात देखिए, ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ये 4 कॉम्बिनेशन है। अगर 0 0 है, अगर 0 0 है तो मेरी इनपुट सिलेक्ट होगी I0, मेरी सिलेक्ट होगी I0 और आउटपुट में मेरी क्या आ जाने वाली है, I0 आ जाने वाली है। यानी कि I0 की वैल्यू अगर मैंने हाई करी है ना, I0 की वैल्यू मैंने हाई करी है, तो जब पॉसिबल S1 और S0 0 0 दिखाएंगे तो मेरा 1 आउटपुट में ट्रांसफर होगा। अगर S1 और S0 मेरे 0 0 होंगे तो मेरा क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा 1 आउटपुट में। ठीक है, एक बात। अब 0 1 अगर है तो मेरी I1 ट्रांसफर होगी। अगर मैंने I1 को 1 किया, अगर मैंने I1 को 1 किया तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होगी, इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए मेरी I1 ट्रांसफर हो जाएगी आउटपुट में, भले ही वो मैंने 0 दी हो या मैंने 1 दी हो, कुछ भी दी हो वही ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे इसके लिए मैं लिखूंगी I2, इसके लिए लिखूंगी मैं I3, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी I2 और I3। अब हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं, एसओपी फॉर्म कैसे लिखते हैं, एसओपी फॉर्म कैसे लिखते हैं, एसओपी फॉर्म लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए टर्म मिन टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, S1। आपको देखना है कि आउटपुट हाई कब आ सकती है, आउटपुट हाई कब आ सकती है। हाई आने के लिए आपको इसका भी बार करना पड़ेगा, इसका भी बार करना पड़ेगा, S1 का बार, S0 का बार और इनटू में I0, इनटू में I0। ऐसे ही आप इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 का बार S0 इंटू I1, यह आ जाएगा। इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसके लिए जब लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, S1 इंटू S0 का बार इंटू में I2 आ जाएगा। इसके लिए जब लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, S1 S0 और इंटू में I3। ये 4 टर्म्स आ गई हैं हमारी, ये 4 टर्म्स आ गई हैं और लास्ट में आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट का मेरा एक्सप्रेशन क्या निकला,
आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या निकला, वहां से देख लीजिए, S1 बार S नोट का बार इंटू आई नॉट प्लस S1 का बार S नॉट इंटू I1 प्लस S1 का बार S1 S नॉट का बार इंटू I2 प्लस S1 S नॉट I3। ये मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आया मेरा। एक टाइम पे इनमें से कोई भी एक टर्म हाई होगी। सपोज मैं इनपुट्स की वैल्यू क्या देती हूँ, इनपुट्स की वैल्यू दे देती हूँ, ये इनपुट्स की वैल्यू मैंने दे दी, ये 0 0 दी। सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू अगर 0 0 है तो I नॉट ट्रांसफर हो जाएगा, सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू अगर 0 1 है तो I1 ट्रांसफर हो जाएगा, इसी तरह से I2 और I3 ट्रांसफर हो जाएगा। हम क्या करें, इसके लिए सर्किट डिजाइन करते हैं। ये तो हमने ब्लॉक से बना दिया, ये तो हमने ब्लॉक बना दिया, ये तो हमने क्या बना दिया, ब्लॉक बना दिया। पर ब्लॉक से थोड़ी काम चलता है, इंटरनल डिजाइन तो पता चले कि इंटरनल डिजाइन कैसा बनेगा, मतलब सर्किटरी बनी कैसी मेरी। ठीक है, सर्किटरी भी बना देते हैं। 3 लाइंस होंगी, S0, S1 और S0 की लाइन होगी। बना लीजिए। सपोज ये लाइन मेरी किसको रिप्रेजेंट करती है, S1 को रिप्रेजेंट करती है। एक और लाइन बनाते हैं, ये लाइन मेरी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है S0 को। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसके ऊपर क्या, S1 और S0, ये 2 लाइन्स हैं। अब देखिए देखने से ऐसा लगता है कि ये मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, ये एंड गेट में जाना चाहिए, है ना। ये भी मेरे पास एंड गेट में जाना चाहिए, ये भी एंड गेट में जाना चाहिए, और ये भी किस में जाना चाहिए, एंड गेट में जाना चाहिए। अब ये सब जब एंड गेट में जाएंगे, फाइनल एक्सप्रेशन कैसे आएगा, सब मेरे सारे के सारे जाएंगे और गेट के अंदर, सारे के सारे मेरे जाएंगे किसके अंदर, और गेट के अंदर। ठीक है मैम, ये भी समझ आता है, और गेट में। तो अब क्या करते हैं, एक एक एंड गेट चूज करते जाते हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते जाएंगे, सारी की सारी वैल्यूज को इनपुट करवाते जाएंगे। अगर सपोज पहला एंड गेट है, उसमें हम दोनों का बार करके डालेंगे, दूसरा एंड गेट है, उसमें एक का बार करके डालेंगे, जो जो रिस्पेक्टिव टर्म्स है उसके विद रिस्पेक्ट में हम लोग वो काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो S1 लिख लिया, S0 लिख लिया। हमें बनाने 4 टर्म थी, 4 ही एंड गेट चाहिए। थोड़ा दूर करके बनाते हैं, क्योंकि बार भी करना पड़ेगा ना कुछ टर्म्स का, इसलिए ये एंड गेट्स बन गए। और मुझे पता है ये सब के सब किस में जाने वाले हैं, एक और गेट में जाने वाले हैं, ये भी मुझे पता है अच्छे से, इसलिए ये वाला पार्ट मैं पहले ही कर देती। इनमें इनपुट में क्या जाएगा वो अभी देखेंगे, पर ये मुझे पता है यहां पर मेरी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट। ठीक है, ये तो होने वाला है। अब कौन सी इनपुट कहां जाने वाली है वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें जाने वाला है आपका, एक तो जाने वाला है I नोट, एक तो जाने वाला I नोट, मतलब जो इनपुट सेलेक्ट होनी है वो तो जाएगी। और सिर्फ 0 0 है और एंड गेट में जाना है, तो I नोट सेलेक्ट कब होगा, जब ये दोनों की वैल्यू हाई होगी। पर मेरा तो कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 है, इसलिए मैं क्या करूंगी, दोनों को ही नोट गेट करके दूंगी। इसको भी मैंने नोट गेट में डाला, इसको भी मैंने नोट गेट में डाला, और ये दोनों मैंने किस में दे दी, इसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब ये क्या आ गया यहाँ पे, S1 का बार S नोट का बार इंटू I नोट, ये आ गई इसकी आउटपुट। ठीक है, अब अगली वाली देख लेते हैं। अगली वाली क्या, इस वाली में क्या जाने वाला है, इसमें जाने वाला है S1 का बार और S नोट। तो S नोट तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा, इसका लेकिन मुझे बार करना पड़ेगा, तो नोट लगाया उसके आगे और फिर दे दिया। और तीसरी इनपुट क्या रहेगी, I1 रहेगी, तो इसके विद रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, S1 बार S नोट, और साथ में क्या आ जाएगा मेरा I1। ठीक है, अगली देख लेते हैं। अगली क्या होगी, इस बार मेरा क्या हो जाएगा, S1 तो एज इट इज जाएगा और S नोट का बार होगा, तो S नोट का बार कर देंगे, इसके अंदर डाल दी। ये वाली मेरी एज इट इज जाने वाली है, और क्या जाने वाला है, मेरा जाने वाला है I2। ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया। अगला, अगले केस में तीनों ही हाई हैं,
S1 S0 सारे हाई, तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना भाई, हम सीधा सीधा बस बिना नोट गेट के ऐसे ही डाल देते हैं। ये इसके अंदर गई, ये इसके अंदर गई, और तीसरी जो इनपुट है I3 वो भी चली गई। इसके विद रिस्पेक्ट में आउटपुट कौन सी आ जाएगी, S1 S0 इंटू I3, 4 नहीं 3। तो आउटपुट में इन चारों का सम करके लिखिए, इसके लिए नहीं लिखिए, इसके लिए भी लिख देते हैं। इसके लिए रह गई, ये क्या आ जाएगी, S1 एज इट इज है, S0 का बार है इंटू I2, ये आ जाएंगी। आउटपुट में इन चारों का सम आ जाएगा। अगर मैं कहूं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आउटपुट में आपके पास A प्लस B प्लस C प्लस D हो सकता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी इंटरनल सर्किटरी आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, इंटरनल सर्किटरी आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई है ये वाली बात कि हम 4x1 मार्क्स कैसे बनाएंगे। उसका इंटरनल सर्किट डायग्राम भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब क्या बचा, अब आपने कहा था मैम कि ये फंक्शनली कंप्लीट है, आपने कहा था कि ये फंक्शनली कंप्लीट है, फंक्शनली कंप्लीट है, तो क्यों ना एक काम करें, एक हम बना के देखते हैं, एंड गेट बना के देखते हैं या और गेट बना के देखते हैं, कैसे बन पा रहा है वो देखते हैं। एक बार हम लोग शुरू करें, एंड गेट या और गेट बना के देखते हैं। चलिए, सबसे पहले प्लस कर दिया जाए, मल्टीप्लेक्सर इज फंक्शनली कंप्लीट। कैसे है फंक्शनली कंप्लीट वो भी देख लेते हैं। एक बार एंड गेट बना लेते हैं, इससे क्या बना ले, एंड गेट बना लेते हैं, कोई भी गेट बना लीजिए, और बनाना है और बना लीजिए, आपकी चॉइस है जो आप बनाना चाहें, एंड बना लीजिए या और बना लें, कोई भी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा मेरे पास, अब देखिए क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात एंड गेट जब बनाते हैं हम लोग, मुझे या एंड गेट बनाएं या और गेट बनाएं, दोनों ही केस में दो इनपुट्स चाहिए, दो इनपुट्स चाहिए मुझे, इसमें भी दो इनपुट चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मल्टीप्लेक्सर कौन सा लगेगा, 2x1 लगेगा। मल्टीप्लेक्सर कौन सा लगेगा, मल्टीप्लेक्सर कौन सा लगेगा भाई, 2x1, 2x1, ये मल्टीप्लेक्सर लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर अगर बनाए, ये देखिए ये मल्टीप्लेक्सर बना देते हैं, ये क्या है 2x1 और ये क्या है 2⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2⁻1 इंटू 1, यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी चाहिए होंगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन चाहिए होंगी मेरे को 1, एक ही सिलेक्शन लाइन चाहिए मुझे। ठीक है, एक ही सिलेक्शन लाइन है यहाँ पर मेरी S0। ठीक है, और दो मेरी क्या होंगी, इनपुट्स होंगी, और एक मेरी क्या होगी, आउटपुट होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, S को हम लोगों ने मान लिया, ये जो S है मान लीजिए ये क्या है, S क्या है आपके पास, B है, S क्या है, B है। अभी इसके ऊपर मैंने नहीं लिखा ये क्या दे रही हूँ मैं, क्या नहीं दे रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए, I0 और I1 आ जाना चाहिए, पर इनकी वैल्यू क्या होगी, मैं इनकी जगह पे क्या सिग्नल भेजूंगी तो मेरा एंड गेट बन जाए, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैं पहले S के बारे में बात कर दें कि मान लिया S की वैल्यू क्या है, B है, तो S की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, S की वैल्यू पॉसिबल है 0 और S की वैल्यू पॉसिबल है 1। एक वेरिएबल तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 है तो क्या, B बार, मतलब यहाँ पर I1 I0 की जगह पे B बार शिफ्ट होगा मेरा। यही तो किया था हमने, देखिए पिछले केस में एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट चूज कर ली थी। यहाँ देखिए एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सपोज 0 है, 0 है तो मेरा I0 सेलेक्ट हो रहा था, यानी के सिलेक्शन लाइंस की जो भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अगर S की वैल्यू 0 है यानी कि B बार है तो मेरा कौन सा सिलेक्ट होगा, I0 सिलेक्ट होगा। अब जो भी मैं इनपुट पे दूंगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाने वाला है। ठीक है, अब S की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे पास B आएगा, यानी कि B सेलेक्ट कौन सी लाइन होगी, I1 वाली लाइन होगी। अब अगर मुझे सोच के बताइए, अगर मुझे एंड गेट बनाना है, अगर मुझे एंड गेट बनाना है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं बताइए।
एंड गेट बनाना है तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, ए बी प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो हो जाए ये वाली टर्म किसी तरह से। जीरो किस तरह से होगी, किस तरह से होगी, अगर मैं इस वाली टर्म के साथ जो भी है, मैं अगर आई नोट को जीरो कर दूं, इफ आई नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड इफ आई नोट इज इक्वल टू जीरो एंड जो I1 है उसकी जगह मैं A लिख दूं, उसकी जगह मैं A लिख दूं, तभी मेरी आउटपुट ऐसी आएगी ना। जब मैंने ये वैल्यू लिखी तो इसका मतलब S बार इंटू आई नॉट प्लस S इंटू I1, ये एक्सप्रेशन बनता है मेरा यूजुअली आउटपुट का। अब इसकी जगह जब वैल्यू प्लेस करेंगे, आई नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, B बार है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार, ये हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है, B बार इंटू जीरो प्लस S की वैल्यू क्या है, B इंटू A। ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा निकल के, A भी आ जाएगा निकल के, A भी निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मैं चाहूं तो मल्टीप्लेक्सर से, अगर मैं चाहूं तो मल्टीप्लेक्सर से मैं एंड गेट बहुत आराम से बना सकती हूँ। अच्छा, अगर मुझे और गेट बनाना होता, अगर मुझे और गेट बनाना होता तो क्या होता, सब मामला सेम रहता, सब चीजें सेम रहती, सिलेक्शन लाइन एक ही रहती, बस यहाँ पर चूज करने के तरीके डिफरेंट होते, यहाँ पर चूज करने के तरीके डिफरेंट होते। क्या डिफरेंट होते तरीके चूज करने के, क्या डिफरेंट होते तरीके चूज करने के, मैं क्या करती, देखिए अगले में लिखेंगे, और गेट बनाते हैं, और गेट, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस ये आपके पास सपोज 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है, दो लाइन होगी, एक सिलेक्शन लाइन होगी, एक आउटपुट होगी। अगेन मैं सेलेक्ट करूंगी S को, लेट S इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, लेट S इज इक्वल टू B, S को B मान लिया तो S की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ये होगा तो B बार ट्रांसफर होगा, ये होगा तो B ट्रांसफर होगा, मान लिया। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कभी कभी सिर्फ दिखाने के तरीके से, जैसे मैं यूजुअली क्या लिखती हूँ, आई नोट ऊपर लिखती हूँ, I1 नीचे लिखती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ क्या लिख रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ I1 और यहाँ लिख देती हूँ आई नोट, फर्क नहीं पड़ता इससे आपने कहाँ क्या लिखा है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि जब S की वैल्यू 0 है तो मेरी आई नोट सेलेक्ट हो रही है, और S की वैल्यू जब 1 है तो I1 सेलेक्ट हो रही है, बस इस बात से फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैंने कौन सी को ऊपर लिखा कौन सी को नीचे लिखा, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो एक बात समझ आती है, तो अब मैंने B बार और B चूज कर लिया, S की वैल्यू जब 0 है तो B बार कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, S की वैल्यू जब 1 है तो B आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी बात ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा देखिए इस केस में मैं क्या चूज करूं, आई नॉट और I1 की वैल्यू क्या चूज करूं, वो मेरा मैटर करता है, ठीक है। मैं एक काम करती हूं, मान लेती हूं कि ये क्या है मेरा, ये मेरा 1 है, लेट I1 इज इक्वल टू 1, इसको मैं क्या कह दूं, 1 कह दूं, है ना, और इसकी जगह पे मैं A दे दूं एक वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट में कैसा आएगा मेरे पास, 1 इंटू एंड आई नॉट इज इक्वल टू, मैं दे दूं A, तो आउटपुट मेरी कैसी आ जाएगी, आउटपुट मेरी कैसी आ जाएगी, आउटपुट मेरी आ जाने वाली है क्या, देखिए 1 इंटू बी प्लस A इंटू बी बार। मैम ये तो नहीं लग रहा, लगेगा ना, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो आपका क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर B प्लस A B बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, B प्लस A इंटू B प्लस B बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 1 हो जाने वाली है। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में क्या आ गया आपके पास, A प्लस B आ गया, A प्लस B आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लेक्सर को यूज करके एंड गेट भी बना लिया और क्या बना लिया साथ में, और गेट भी बना लिया, दोनों गेट्स पता चल गए हमें, दोनों क्या पता चल गए, गेट्स पता चल गए। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर होगा आई गेस। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा,
और एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, इम्प्लीमेंटेशन of a function using multiplexer। एक फंक्शन दिया है आपको, फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया है f इज इक्वल टू सिग्मा m 1 2 5 और 7, ये दिया है आपको फंक्शन, ये दिया है आपको फंक्शन मल्टीप्लेक्सर में आपको इम्प्लीमेंट करना है 1 2 5 7। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इस फंक्शन को क्या मिनिमाइज करूं। अगर आप लॉजिकल सर्किट से डिजाइन होते, लॉजिकल गेट से डिजाइन कर रहे होते तो आप इसको मिनिमाइज करते, आप इसको मिनिमाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिनिमाइज नहीं करेंगे, हम मिनिमाइज नहीं करेंगे, हम एज इट इज यूज करेंगे। सबसे पहली बात देखिए क्या दिया है आपको, सिग्मा m 1 2 5 और 7 ये दिया है। इसका मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 2 + 5, एसओपी फॉर्म है ना, इसलिए सम कर सकते हैं। अब ये क्या होगी मेरे पास 0 0 1 0 0 1, ऑटोमेटिकली मैं 3 वेरिएबल में लिखूं क्योंकि 7 है ना, तो 3 तो चाहिए मुझे, प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखिए, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप लिखेंगे 0 1 0 प्लस 1 0 1 प्लस 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। इस तरह से जब आपने रिप्रेजेंट कर लिया तो उसके बाद आप देख लेंगे इस केस में, देखिए ये पहली 2 लाइंस जो होती हैं, पहली 2 जो इनपुट्स हैं वो आपको बताती हैं सिलेक्शन लाइंस, ये 2 बताती हैं सिलेक्शन लाइंस कि क्या पोजीशन है। तो सिलेक्शन लाइंस के सारे कॉम्बिनेशन है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और ये हो सकता है। मान लीजिए इन सिलेक्शन लाइन के नाम लिख दिया हमने ए बी, क्या हो जाएगा a बार b बार इनटू में, ये मान लिया तीसरा इनपुट है जिसको हमने c कह दिया, इसको हमने c कह दिया, प्लस यहाँ पर देखिए ये क्या है आपके पास 0 1, तो 0 1 क्या हो गया a बार b, अगर मैंने इसको c कहा है तो ये क्या है मेरे पास c बार है, प्लस ये क्या है आपके पास a b बार और अगेन ये क्या हो गया c आ गया है, प्लस a b c। अब एक बात और ध्यान से देखिए, जो 0 0 के साथ होती थी उसको मैं आई नोट कहती थी, जो 0 0 के साथ होती है उसे मैं आई नोट कहती थी, इसको मैं I1 कहती थी और इसको मैं I2 कहती थी और इसे मैं I3 कहती थी। बस मल्टीप्लेक्सर बनाना है, अब तो कुछ है ही नहीं बचा, मल्टीप्लेक्सर बनाना है, मल्टीप्लेक्सर बना दीजिए, मल्टीप्लेक्सर बना दीजिए। देखिए यहाँ 2 सिलेक्शन लाइन्स है, 2 सिलेक्शन लाइन्स है, एक को हमने ए कह दिया, एक को हम ए कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है 4 इनपुट्स हैं, क्या क्या I0 I1 I2 और I3। ठीक है, ये 4 हैं। अब देखिए I0 की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। मैं कह रही हूँ I0 पे मैं C अप्लाई कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। I0 पे मैं C अप्लाई कर दूं, इस पे मैं क्या कर दूं C बार कर दूं, इस पे मैं क्या कर दूं C बार कर दूं, मतलब इसको मैं अगर नोट गेट कर दूं, इसको मैं अगर नोट गेट करके दे दूं यहाँ पर, तो मेरा ऐसे सर्किट बन जाना चाहिए। और बाकी की जगह देखिए क्या है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, मतलब इसको मैं डायरेक्टली फीड कर सकती हूँ यहाँ पर, मतलब इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, जैसे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा इनमें से चूज हो जाएंगी आपकी वैल्यूज। इसमें से वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की वैल्यू 0 0 हो जाती है, ए बी की वैल्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा I0 आ जाएगा, I0 क्या है C है। जैसे ही ए बी की वैल्यू 0 1 होती है तो आपके पास C बार आना चाहिए, जो कि हमने नॉट गेट करके दे दिया, यानी कि I1 की वैल्यू क्या है C बार है,
बाकी सब की वैल्यू क्या है आपके पास सी है। और आउटपुट में आपको क्या मिल जाने वाला है, एक फंक्शन मिल जाने वाला है जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, m1 2 5 और 7 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आई कि किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे, देखिए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं, इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था। इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इंप्लीमेंट्स द बुलियन फंक्शन। आपको एक दिया है, डी मक्सिस बना के दिए हैं, ऑप्शन में मक्सिस बना के दिए हैं 4x1 4x1 4x1। हमने अभी देखा कि फंक्शन डिजाइन कैसे होता है, हमने अभी देखा फंक्शन डिजाइन कैसे होता है। आपको बस देख के पिक्चर बतानी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अगर लिखे यहाँ पर, सॉल्यूशन अगर लिखे तो क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ ए बी सी दिया है, ए बी सी, और उसके आगे लिखा है सिग्मा m 1 2 4 और 6, ये लिखा है आपका। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 6, ये लिख सकते हैं। अब इनको बाइनरी में लिख दीजिए, अब इनको किस में लिख दीजिए, बाइनरी में लिख दीजिए। इसको क्या लिखेंगे 0 0 1, इसको क्या लिखेंगे प्लस 0 1 0, प्लस इसको कैसे लिखेंगे 1 0 0 प्लस 1 1 0। ध्यान से देखिए कि पहले की दो चीजें ये दो आपको सिलेक्शन लाइंस बताती, ये दो आपको सिलेक्शन लाइन बताते हैं। सिलेक्शन लाइन उसने कहा ए और बी दिए, मैंने ए और बी दिया सिलेक्शन लाइन। तो इस केस में देखिए क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस, थोड़ा दूर करके लिखते हैं, सी बी लिखना है ना हमें, यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए बी बार प्लस ए बी, ये है आपके पास। अब इसकी जगह पे देख लीजिए, अब तीसरी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सी की वैल्यू होती है या फिर इनपुट की वैल्यू होती है। देखिए यहां पर क्या आया, ये क्या है, ये क्या है सी, ये क्या है सी बार, ये क्या है सी बार, और ये भी क्या है आपका सी बार। अब ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा केस है जिसमें सिर्फ आई नोट की वैल्यू तो क्या आ रही है, सी आ रही है, और I1 I2 I3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है निकलकर, I1 I2 और I3 की वैल्यू मेरे पास निकलकर आ रही है सी बार। देख लीजिए कौन सा केस है, देखिए ये वाला केस जिसमें आई नोट तो सी है, बाकी के तीनों की लेकिन क्या है उसके बार होके जा रहे हैं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक होगा आई गेस। अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो मल्टीप्लेक्सर का एक और क्वेश्चन कराती हूं मैं आपको। शुरू करा जाए, मल्टीप्लेक्सर का एक और क्वेश्चन करें। चलिए मल्टीप्लेक्सर का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको गिवन क्या है, ठीक है, आपको क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में गिवन है एक मल्टीप्लेक्सर, है ना, और आपको बताना है आउटपुट एक्सप्रेशन। अभी तो हमने क्या किया था, हमें आउटपुट एक्सप्रेशन दे रखा था। अभी पिछले जो दो क्वेश्चन किए उसमें क्या था, हमने आउटपुट एक्सप्रेशन हमें दे रखा था मिन टर्म्स के फॉर्म में, और उस पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया था। इस बार इसने उल्टा किया, इसने मल्टीप्लेक्सर दे रखा है और आपको आउटपुट फाइंड आउट करनी है। क्या मल्टीप्लेक्सर दे रखा है वो देख लीजिए। अगेन 4x1 है तो कुछ चीजें तो हमें पहले से पता है कि दो सिलेक्शन लाइंस होंगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी, अंदर ही अंदर ये S1 है और ये S0 है।
यहाँ पर 4 इनपुट्स होंगी, I0, I1, I2 और I3। ये 4 क्या है, इनपुट्स हैं। उसने कहा है कि I0 की जगह आप C देंगे, इसकी जगह पे C देंगे और बाकी सब की जगह पे 1 1 1 देंगे, इसकी जगह पे 1 1 देंगे। आउटपुट लिख लीजिए। आउटपुट में कैसे लिखेंगे, आउटपुट या तो ट्रुथ टेबल बना के लिख लीजिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लीजिए इसके। आउटपुट इज इक्वल टू A बार B बार, और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह से लिख लीजिए। फिर अगर ये है तो क्या होगा, इसकी जगह पे A बार B बार होगा। ये क्या है आपके पास, A बार इंटू B, ये क्या है A इंटू B बार, और ये क्या है आपके पास A B है। तीसरा वेरिएबल लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आता है I0, यहाँ पर क्या आता है I1, यहाँ पर क्या आता है आपका I2 और यहाँ पर क्या आता है आपका I3, सारे प्लस होते हैं। यहाँ पर भी आप क्या लिख दीजिए, I0, I1, I2 प्लस I3, ये है आपके पास। अब इनमें से देख लीजिए, I0 की वैल्यू, I0, I1, I2, I3 की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको क्या, इसकी वैल्यू गिवन है आपको C, A बार B बार इंटू C प्लस A बार B, उसकी वैल्यू 1 है क्योंकि, प्लस AB प्लस AB, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है 1। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर पेपर में क्वेश्चन है तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है ऑप्शन आपका सीधा इस तरह से दे रखा हो या फिर आपको कुछ सॉल्व करके मिल रहा हो तो वैसा भी दे सकता है। तो आपको डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या आने वाला है, आपका ऑप्शंस दे क्या रखे हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला है, इसका आउटपुट कैसा आने वाला है। ठीक है, तो आउटपुट चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर कॉमन निकाल लें आप A को, देख लीजिए A बार B बार C प्लस A बार, यहाँ से A बार कॉमन निकाल, दोनों काम एक साथ करते हैं। पहली दो टर्म्स में से आप क्या निकाल सकते हैं, A बार कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा B बार C प्लस B आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, A कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, B बार प्लस B आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपके पास, B बार प्लस B देखें तो। और यहाँ पर आप देखें तो A बार B बार C प्लस B प्लस A, ये एक्सप्रेशन बन गया है मेरा फाइनली। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए A बार क्या था एक्सप्रेशन, B बार C प्लस B, B बार C प्लस B प्लस A। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो इसको भी आप लिख सकते हैं A बार, इसको एज इट इज लिखिए, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, B प्लस B बार इंटू B प्लस C इज इक्वल टू A। अब ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि A बार B प्लस A बार C प्लस A, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन में, ये आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन में। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों टर्म को कंबाइन करके एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, इन दोनों टर्म को कंबाइन करके A बार B, या तो आंसर यही, आपको बस देखना है कि आंसर किस स्टेप पे मैच कर रहा है आपका, है ना। अगर आपको नीड है फर्दर सॉल्यूशन की तो आप फर्दर सॉल्व करिए, अगर नहीं नीड है तो मत करिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A बार C। ठीक है, ये है आपके पास A प्लस A बार इंटू A प्लस C, ये वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, A बार B प्लस A प्लस C। आप चाहें तो जितना मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, किस लेवल पे छोड़ना चाहते हैं, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा।
तो मल्टीप्लेक्सर में आपने देख लिया, मल्टीप्लेक्सर में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको आउटपुट एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो पूछता है मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर दीजिए, या फिर मल्टीप्लेक्सर दे रखा होता है तो कहता है कि आपको आउटपुट एक्सप्रेशन बता दीजिए। यही तरह के क्वेश्चन बनते हैं मल्टीप्लेक्सर में आपके, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ज्यादातर केसेस में यू विल चेक कि या तो आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा, बोलेगा मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर दो, या फिर पूछेगा सिलेक्शन लाइंस कितनी है। यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आने वाला है मल्टीप्लेक्सर से। और ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है बीच बीच में कभी कभी, तो यू नेवर नो इस वाले नेट एग्जाम में आ जाए, तो एटलीस्ट आपका मल्टीप्लेक्सर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप एक क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे 5 मार्क्स का। ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट और बचता है, वो क्या है आपके पास, डी मल्टीप्लेक्सर। अब डी मल्टीप्लेक्सर के लिए तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डी मल्टीप्लेक्सर में होता क्या है, डी मल्टीप्लेक्सर में आपका होता है कि जैसे मल्टीप्लेक्सर को आपने कहा था मैनी इंटू 1, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू मैनी। जो आपने मल्टीप्लेक्सर में स्टडी किया वो सब का सब उल्टा होगा डी मल्टीप्लेक्सर में। एक ब्लॉक बना देते हैं, देखिए यहां पर आपके पास कुछ इनपुट्स होंगी, एक इनपुट होगी, है ना, और बहुत सारी आउटपुट होंगी। सपोज अगर ये 1x4 है, लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे सब, 1 2 3 और 4। ये है आपके पास O1 लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, नाम जो आप लिखना चाहते हैं, आउटपुट लिख लीजिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप चाहें तो, जो आपके मन करे वो। लिख लीजिए, इसको आउटपुट 1 है, आउटपुट 2 है, आउटपुट 3 है, आउटपुट 4 है, ये 4 आपके आउटपुट्स है। तो 1 इंटू मैनी, अगर इस मल्टीप्लेक्सर की बात करी जाए तो इसमें सिलेक्शन लाइंस कितनी होगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी आपके पास, S1 और S0। मैम ये तो सेम काम है। अच्छा, अब ये यूज कहाँ होता है, यूज होता है रिसीवर एंड पे, यूज होता है रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड पे देखिए, पहले हमने क्या किया था, एक पाइप थी हमारे पास, उसके अंदर हमने सिग्नल को लोड करना था, और मैंने कहा था बहुत सारे लोग हैं लोड करने के लिए, किसका डाटा लोड होगा वो डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन लाइंस क्या है, वो डिसाइड करेंगे किसका डाटा लोड होगा। अब जब डाटा लोड हो गया ट्रांसमिशन चैनल पे, जब डाटा लोड हो गया तो किसके पास जाना है, आप किससे बात करना चाहते हैं, आपका मैसेज, ऑडियो मैसेज किसके पास पहुंचना है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपने जो फोन नंबर मिलाया उस पर डिपेंड करता है ना भाई। ऐसा थोड़ी आपने कहीं भी मिलाया कहीं और है, कहीं और पे आपका मैसेज ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने जो सिलेक्शन लाइन दी है, आपने जो फोन नंबर मेंशन किया है, उस पे ही आपका मैसेज ट्रांसफर होगा, उस पे ही आपका मैसेज ट्रांसफर होगा, कहीं और क्यों होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, 1 इंटू मैनी का केस लगाएंगे, यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर का केस लगाएंगे, डी मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे। सब कुछ उल्टा है, एक इनपुट है, बहुत सारी आउटपुट है, तरीका कुछ भी नहीं बदला, तरीका कुछ नहीं बदला। देखिए यहां पर देखिए, अब भी इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन वही 4 होंगे, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन वही 4 होंगे। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एक बार इसकी, ट्रुथ टेबल। क्या क्या, यहां पर देखिए S1 S0, और इनपुट में मान लीजिए हमने I दे दिया है, मान लिया हमने I दे दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 0 पॉसिबल है, 0 1 पॉसिबल है, 1 0 पॉसिबल है, और 1 1 पॉसिबल है। अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग में टर्म लिख दूं, यहां पर मेरी आउटपुट आने वाली है, आउटपुट आने वाली है। आउटपुट में तो सब जगह I ही है, मतलब जानी तो आई ही है, मतलब जाना तो मैसेज है, जानी तो आई है, लेकिन किसके पास जानी है वो डिसाइड करेंगे ये सिलेक्शन लाइन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, S1 का बार S0 का बार इंटू आई, मतलब आई यहां पर आएगी O0 के पास। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 का बार S0 इंटू आई विच इज इक्वल टू O1, है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, S1
इंटू एस नॉट का बार इंटू आई इज इक्वल टू O2, और यहाँ पर देखिए S1 इंटू एस नॉट इंटू आई इज इक्वल टू O3। ये चार आपके पास क्या आ गई हैं, O1 O2 O3, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, सारी की सारी हैं आउटपुट्स। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, सर्किटरी बनानी है। जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में बनाई थी वैसे ही इसमें भी सर्किटरी बना सकते हैं। और आउटपुट क्या हो जाएगी, O0 प्लस O1 प्लस O2 प्लस O3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगी, आउटपुट्स आ जाएंगी, ये आउटपुट आ जाएंगी। लेकिन मैंने सम क्यों करा, सम तो करना ही नहीं है, सॉरी ये तो किसका केस है, डी मल्टीप्लेक्सर का केस है। चार आउटपुट आनी है ना मेरे डिफरेंट, तो बस क्या होगा, एंड गेट लगाने हैं, एंड गेट को यूज करके बन जाना चाहिए मेरा। पिछले केस में तो मैंने क्या यूज किया था, क्योंकि एक आउटपुट थी तो सबको कंबाइन करके मैंने एक और गेट में डाला था, बट यहाँ तो चार डिफरेंट आउटपुट चाहिए, तो जो चार एंड गेट्स लगाए थे हमने पिछली बार, वही चार एंड गेट के आउटपुट क्या कहलाएंगे आपकी, O1 O2 O0 O3 एंड O4 आ जाएंगी। ठीक है, एक बार बना लेते हैं सर्किटरी। देखिए ये लाइन अगर मेरी किसको रिप्रेजेंट करती है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है मेरी, लेट्स से अभी बनाती हूँ मैं, ऊपर लिखती हूँ, अभी 3 लाइंस बना दी मैंने। ये S1 को रिप्रेजेंट करती है, ये S0 को रिप्रेजेंट करती है, और ये I को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स से इनपुट जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो इनपुट बताती है। चार एंड गेट है मेरे पास, इसकी आउटपुट क्या आनी है, S1 S0 दोनों का बार और साथ में I, ये है O0, ये आनी है। तो इसके अंदर क्या क्या जानी चाहिए, S1 का बार जाना चाहिए, S0 का बार जाना चाहिए और I जाना चाहिए। तो I तो मेरा एज इट इज चला जाएगा, I तो मेरा चला जाएगा। इस पे भी मैं एक नॉट गेट लगाऊंगी तो मेरा जाएगा, इस पे भी मैं एक नॉट गेट लगाऊंगी तो मेरा जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ये आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला लगाएंगे। इसमें भी सब में आई तो जाएगी ही जाएगी, बट किस एंड गेट की आउटपुट हाई होगी वो सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड करेगा। अब क्या हुआ, इसमें क्या आना चाहिए, S1 का बार आना चाहिए, S0 आना चाहिए और I आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए ना मेरे पास 0 1। अब इसमें क्या होगा, S0 तो एज इट इज चला जाएगा, और ये जो है S1 इसका क्या हो जाएगा, बार कर देंगे हम लोग, बार कर देंगे। ठीक है, अब अगला केस देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, O1। अब मेरे पास बारी आनी है S1 S0 का बार इंटू I इज इक्वल टू O2, ये आनी है। I तो आएगी ही आएगी, नो डाउट। यहाँ पर देखिए किसका बार होना है, S0 का बार होना है, तो यहाँ से इसका नॉट गेट लग जाएगा और ये चली जाएगी, और यहाँ से ये पहुंच जाएगी इसमें सीधा। इस तरह से आपके पास क्या आ जाने वाली है, इस एंड गेट की आउटपुट आ जाने वाली है। इसी तरह से आप एक और एंड गेट लगाएंगे, ये देखिए इसकी आउटपुट आने वाली है O3, और क्या आने वाला है, S1 S0 इंटू I, ये आने वाला है इसमें। तो डाल दीजिए सारी की सारी। सबसे पहले क्या आएगी, I आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी आपके पास ये, और फिर क्या आ जाएगी आपके पास ये तीनों आपकी इसके अंदर चली जाएंगी और आपके पास आउटपुट आ जाएंगी। ये चार आउटपुट हैं किसकी, डी मल्टीप्लेक्सर की, और एक क्या थी, इनपुट थी, ये क्या थी, इनपुट थी। ये चार में कन्वर्ट हो गई है, ये डी मल्टीप्लेक्सर का काम है। कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में ये किस एंड पे लगाई जाती है, रिसीवर एंड पे लगाई जाती है। रिसीवर एंड पे आपका डी मल्टीप्लेक्सर लगाया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो मल्टीप्लेक्सर के आते हैं, बट नॉनदलेस आप मल्टीप्लेक्सर का उल्टा कर सकते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर इज मोर सिंपलर देन, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू अगर आप बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर की। तो मल्टीप्लेक्सर को बनाने में जो मेहनत है या उसको समझने में, मल्टीप्लेक्सर जितना ज्यादा आप मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उससे एंड गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, नोट गेट बना सकते हो। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू कि आप सब भी सारे गेट्स बनाने की कोशिश करिए।
आपको पता है सब गेट्स की आउटपुट पता है, एक्सप्रेशन पता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा हो तो आप कैसे डिजाइन करेंगे मल्टीप्लेक्सर, ये भी मैं बता चुकी हूँ। और आपको ये भी बता चुकी हूँ मैं साथ में ही कि अगर आपको दिया गया है कि एक मल्टीप्लेक्सर है उसकी आउटपुट निकालिए, ये भी बता चुकी हूँ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट गेट्स की आप क्या करिए, एक्सप्रेशन लिखिए और उनके कोरस्पॉन्डिंग आप मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने की कोशिश करिए। आई होप आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लेक्सर के, वो सीधा आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इनफैक्ट पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमाने फिराने का चांसेस नहीं है। और श्योरिटी भी आप ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि पॉसिबल आउटपुट्स जो है ना वो ज्यादा नहीं होती, 0 1 1 0 ऐसा कुछ मामला रहता है। एनालॉग की तरह कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते आप कि एनालॉग में चलो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, हो सकता है वहां गलती हो जाए, तो यहाँ पर वो वाले चांसेस भी नहीं है। इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज जो है वो खत्म होती है। उद्गम सीरीज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर होने वाले थे वो आपके खत्म होते हैं। अगला जो लेक्चर मैं लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स से। अगला लेक्चर मैं लेने वाली हूँ आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो आज की क्लास के लिए खत्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। चलिए, तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा और आप PYQs डेफिनेटली ट्राई कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे और आपसे हो भी पा रहे होंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।